करते हैं क्लास। सो आज का जो क्लास होगा वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर, इन तीनों टॉपिक्स पे होगा। ठीक है, जो जितने भी मटेरियल है यहाँ पे वो इन तीनों मटेरियल के ऊपर है। ठीक है, मतलब तीनों टॉपिक्स के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर में क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए थे। सो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हीट के बारे में, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी। सो ये सब के बेसिक डेफिनेशंस ये तुम्हें पता मतलब बेसिकली होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये इसकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, ये क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, कितना वैल्यू होता है उसका। सो इसकी वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको हम लोग 1 किलो कैलोरी में भी लिख सकते हैं, 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। या फिर एसआई यूनिट में अगर हम जाएं तो इसको लिखा जा सकता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तीनों वैल्यूज तुम्हें याद रहनी चाहिए, कैलोरी में, किलो कैलोरी में और जूल में। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के हाफ होती है। ये वैल्यू जो होती है इन दोनों के हाफ होती है। लिक्विड वाला सबसे ज्यादा होता है, आइस और स्टीम वाला जो है दोनों कम होता है। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक हीट के बारे में। बाकी उसी से रिलेट करके हम लोग हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। हीट कैपेसिटी होता है m इंटू स्पेसिफिक हीट, ms। सो उसके आगे लेटेंट हीट और फेज चेंज। अब फिर से लेटेंट हीट का वैल्यू तुमको वाटर का पता होना चाहिए। एक जो है स्टीम से जो लिक्विड का कन्वर्जन होता है, सो वहां पे लेटेंट हीट की वैल्यू होती है 540 किलो कैलोरी पर केजी। और जो तुम्हारा लिक्विड से सॉलिड का जो ट्रांजिशन होता है वहां पे लेटेंट हीट जो है वो होता है 80 किलो कैलोरी पर केजी। फिर फेज चेंज इसी लेटेंट हीट के हेल्प से होती है, ये बात तो सबको क्लियर होगा। फेज चेंज जब भी होता है वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं या तो मेल्टिंग पॉइंट होता है या तो फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड में एनर्जी दोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से एनर्जी खींचोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो भी होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होता है या फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और जो तुम्हारा वहां पे टेम्परेचर होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। सो टेम्परेचर फिर से फिक्स रखते हुए ये ट्रांजिशन किया जाता है। लिक्विड में एनर्जी दोगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस से एनर्जी खींचोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो ये है लेटेंट हीट के बारे में। फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड लॉ ऑफ मिक्सचर। सो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या एक्सप्लेन करता है। कैलोरीमीटर एक आइसोलेटेड बॉक्स होता है। आइसोलेटेड बॉक्स का मतलब ना तो उससे एनर्जी बाहर निकल सकती है ना तो उससे एनर्जी अंदर जा सकती है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वहां पे अगर रखा जाए कैलोरीमीटर के अंदर, तो जितना कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी रिलीज कर सकता है, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस कैलोरीमीटर में है उतना ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी करेगा, क्योंकि नेट एक्सचेंज जो है सराउंडिंग के साथ वो जीरो है। ना बाहर से अंदर एनर्जी आ रहा है ना तो अंदर से बाहर एनर्जी जा रहा है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है जो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो दूसरा वाला जो होगा उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यह है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और अगर हम लॉ ऑफ मिक्सचर की बात करें तो लॉ ऑफ मिक्सचर ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो हीट एक्सचेंज है या एनर्जी एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। सो कैलोरीमीटर के अंदर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स अगर रखे गए हैं तो सबके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक सारा फाइनल टेम्परेचर वो कॉमन नहीं हो जाता। एक बार टेम्परेचर कॉमन हो गया उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर रुक जाएगा। अब टेम्परेचर कॉमन होने का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड स्टेट में, किसी भी स्टेट में हो, वो एक ही टेम्परेचर पर रहना चाहिए। लाइक 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री वाटर, अगर इन दोनों को एक साथ रखोगे
तो कोई यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों का टेम्परेचर बराबर है। बहुत बार अपने को ये लगता है कि 0 डिग्री वाटर पे अगर हम 0 डिग्री आइस रखें तो आइस जो है पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। 0 डिग्री वाटर और 0 डिग्री आइस में कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। वैसे ही 100 डिग्री वाटर और 100 डिग्री स्टीम, इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। सो यही चीज एक्सप्लेन होती है लॉ ऑफ मिक्सचर से। सेम टेम्परेचर एक बार आ गया, उसके बाद कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। अगला है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड वाटर इक्विवेलेंट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी बॉडी में जो टेम्परेचर चेंज है वो वर्क डन से भी किया जा सकता है। मतलब बॉडी पे अगर वर्क डन करोगे तो उस पे एनर्जी का, उस पे टेम्परेचर का जो चेंज है वो देखा जा सकता है। और उसी तरीके से वाटर इक्विवेलेंट भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जितना एनर्जी ट्रांसफर करके वाटर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, उस सेम एनर्जी में बॉडी का सेम टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, उस टर्म्स में वाटर इक्विवेलेंट भी डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें हम लोग रिलेशन देते हैं वाटर के लिए m of water into specific heat of water into delta T is equal to mass of object into specific heat of object into delta T। delta T कट जाता है, वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाती है तुम्हें ms by SW। सो जितना अमाउंट ऑफ वाटर इस हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसके टेम्परेचर चेंज के लिए, उतना ही सेम हीट पर सेम टेम्परेचर चेंज इस ऑब्जेक्ट में हो रहा है। इन दोनों को रिलेट करके वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। ये ओवरऑल है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से रिलेटेड। अगला जो पार्ट है वो है थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड। थर्मल एक्सपेंशन जो है उसमें हम लोग 3 पार्ट सबसे पहले देखते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन अल्फा के टर्म्स में होता है, जहां पे हम लोग ये बेसिकली देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वैसे एरियल में बीटा चलता है, वॉल्यूम में गामा चलता है। और डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी का एक्सपेंशन जब देखोगे तो मास बाय वॉल्यूम होता है, दैट इज m बाई वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो दिस इज डी नॉट बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसी में बाइनोमियल जब लगाते हो तो ये वैल्यू हो जाती है डी नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सो ये डेंसिटी का एक्सपेंशन है बेसिकली। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है किसी भी आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब कोई भी मटेरियल जो यूनिफॉर्म है पूरे हर जगह पे, उसमें अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3 के बराबर होता है। ये तीनों जो है रेशियो 1:2:3 के बराबर है। मतलब अगर तुमको अल्फा की वैल्यू पता है तो बीटा की वैल्यू भी पता है, वो 2 अल्फा के बराबर है, और गामा की वैल्यू भी पता है, वो 3 अल्फा के बराबर है। सो एक के वैल्यू से बाकी वैल्यूज निकाली जा सकती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसी के अंदर थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट आता है लीनियर एक्सपेंशन के लिए। सो लीनियर एक्सपेंशन में जैसे हम लोग देखते हैं L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी। सो ये इधर ले आओ, L माइनस L0 बाई L0 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सो ये टर्म क्या है? ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब ये हो गया थर्मल स्ट्रेन, क्योंकि टेम्परेचर राइज की वजह से आ रहा है। सो थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सो यंग्स मॉडुलस अगर तुम्हें पता है तो थर्मल स्ट्रेस भी तुम्हें पता होगा। थर्मल स्ट्रेन इंटू वाई विल बी और थर्मल स्ट्रेस। सो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन देखने को मिलता है उसी को हम लोग थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन बोलते हैं। सो ये है स्ट्रेस के बारे में। अब यहां पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें यह आता है कि जैसे मान लो अगर यहां पे एक फ्री रॉड लिया जाए, फ्री रॉड, इसका इनिशियल लेंथ L0 है। मान लो तुमने डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाया, इसमें डेल्टा टी टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, ये बताओ इसमें कितना थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा? अल्फा गिवन है। इस कंडीशन में कितना स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफाइन होगा? फ्री रॉड है। सो इसमें थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होगा वो 0 होगा। लेंथ इसका जरूर बढ़ेगा, L0 से L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी जरूर हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा।
स्ट्रेस और स्ट्रेन तब डेवलप होगा जब इसको मैं दीवार के बीचों बीच डाल दूं। अगर मैं दीवार के बीचों बीच डाल दूंगा तो ये लेंथ होना चाहिए था टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, लेकिन ये एल नॉट का एल नॉट ही रह गया। अगर इसका लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो पाया, इतना होना चाहिए था, इतना ही रह गया, इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप हो चुका है। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन फ्री रॉड में कभी भी नहीं डिफाइन किया जाता। यहां पे चेंज इन लेंथ भले ही बता सकते हो, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन तभी डिफाइन किया जाता है जब तक वॉल ना आए। एक बार वॉल आएगा तभी फिर ये दोनों फैक्टर्स निकल के आएंगे। सो ये थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में था। फिर उसके बाद आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन कंटेनर एंड बायंसी फोर्स। सो बायंसी फोर्स जो है वो रो वीजी के बराबर होता है। तो रो वीजी में रो जो है टेम्परेचर के हिसाब से बदल रहा है, वी जो है वो भी टेम्परेचर के हिसाब से बदल रहा है। सो ओवरऑल बायंसी फोर्स जो होगा वो टेम्परेचर के हिसाब से बदलेगा। लेकिन बायंसी फोर्स सिर्फ एक कंडीशन में है जब नहीं बदलता, और वो कंडीशन है फ्लोटेशन का कंडीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट तुमने लिक्विड के अंदर डाला है और वो ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है उस पर, तो बायंसी फोर्स इज इक्वल टू mg है, उसका फ्लोट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया भी तो mg तो नहीं बदला ना। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सपेंशन हो गया, डेंसिटी बदल गई, वॉल्यूम बदल गया, लेकिन mg की वैल्यू तो नहीं बदली ना। जब mg की वैल्यू नहीं बदली तो बायंसी फोर्स की ओवरऑल वैल्यू भी नहीं बदलेगी। बायंसी फोर्स रो एल इंटू वी सबमर्ज इंटू जी जरूर है, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं बदलता है जब फ्लोटेशन का कंडीशन देखने को मिलता है तब। बाकी फ्लोटेशन के अलावा अगर सिंक का कंडीशन है, बॉडी सिंक्ड है उसके अंदर, तब उसमें जरूर वो बदल जाएगा, वैल्यू उसमें चेंज हो जाएगी। सो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के केस में अगर देखें तो ये तो सबको पता ही होगा कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर जो है उसमें वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और 4 डिग्री से ऊपर फिर वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। और इसका जो रीजन है वो है वॉइड का फॉर्मेशन। वाटर में वॉइड का फॉर्मेशन होता है, और जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब वो जो मेल्टिंग होती है वहां पे, तो वाटर जो है सबसे पहले उन वॉइड्स के अंदर जाता है। वॉइड्स के अंदर जाने के बाद फिर वो नए तरीके से एक्सपेंशन में जाता है। इस वजह से 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गामा उसका निगेटिव होता है, वॉल्यूम इज कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड 4 डिग्री से ऊपर गामा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो एक्सपेंशन हो रहा है वहां पे। और अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन कंटेनर का केस देखें तो लिक्विड अगर कंटेनर में डालते हो और टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा रहे हो तो लिक्विड का भी एक्सपेंशन हो रहा है और कंटेनर का भी एक्सपेंशन हो रहा है। सो मान लो अगर एक कंटेनर है, ये लिक्विड है, कंटेनर का गामा जो है गामा एल है, और या गामा 1 मान लेते हैं, और लिक्विड का जो गामा है वो गामा 2 है। तो अगर ये बताओ अगर गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा 2 है, तो ये बताओ इसका जो लेवल है, लेवल ऑफ लिक्विड ड्रॉप होगा कि बढ़ेगा? तो ये ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, ये कम एक्सपेंड करेगा, लेवल ड्रॉप हो जाएगा। ये दोनों अगर बराबर होंगे तो कोई लेवल का ड्रॉपिंग नहीं होगी। यहां पे अगर मैं लाल मार्क लगा दूंगा तो लाल मार्क पे ही तुम्हारा लिक्विड रहेगा। और अगर गामा 2 इज लेस देन ये गामा 2 इज ग्रेटर देन गामा 1 होगा तो ये लेवल क्रॉस कर जाएगा। सो ये सारे केसेस इसके अंदर आते हैं, ये इसको देख सकते हो। उसके बाद लास्ट में जो तुम्हारा है थर्मल एक्सपेंशन में, वो है बायोमेट्रिक स्ट्रिप, टेम्परेचर स्केल्स और थर्मोमीटर का केस। तो थर्मोमीटर स्केल में जो तुम्हारे 4 स्केल्स आते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर स्केल, इनके बीच का रिलेशन तुमको याद रखना है। कैसे हम लोग एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल पे कन्वर्जन करते हैं, वो यहां पे पता होना चाहिए तुम्हें। सबको पता है ना? ये लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट फिक्स करते हैं, फिर टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर पॉइंट बाय हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर पॉइंट ऑफ दैट स्केल बाय हायर माइनस लोअर ऑफ दैट स्केल। इससे एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन हो जाता है। और यूजुअली लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट हम लोग वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंसिडर करते हैं आसानी के लिए। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को केल्विन में ले जाओगे तो 0 डिग्री 273 हो जाएगा और 100 373 हो जाएगा। और इसी को जब तुम फ़ारेनहाइट में ले जाओगे
तो 0 हो जाएगा 32 और 100 हो जाएगा 212, और वो इसी को र्यूमर स्केल में ले जाओगे तो लोअर पॉइंट हो जाएगा 0 और हायर पॉइंट हो जाएगा 80। ये टेम्परेचर स्केल सबको क्लियर है? बायोमेट्रिक स्ट्रिप में रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किस तरीके से रेडियस बनता है, जब दो स्ट्रिप्स जब फॉर्म होता है तो किस तरीके का रेडियस का फॉर्मूला। और लास्ट में थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का पैरामीटर्स कि किस किस बेसिकली प्रॉपर्टीज से थर्मोमीटर डिजाइन किया जाता है। जैसे थर्मोमीटर में जो लिक्विड है वो उसका गामा जो होगा अच्छा होना चाहिए ताकि वो जल्दी एक्सपैंड कर सके। फिर उसके बाद वो नॉन स्टिकी होना चाहिए। उसके बाद फिर वो मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ही कम नहीं होना चाहिए कि ताकि हीट एब्जॉर्ब करके वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है जो थर्मोमीटर का लिक्विड फॉलो करता है। इसके बाद थर्मोमीटर में लिक्विड ज्यादा कंपैटिबल है गैस के रिस्पेक्ट में। क्यों ऐसा? गैस में भी तो जैसे एक्सपेंशन है वो नॉन स्टिकी है और वो ऑलरेडी मतलब गैसेस स्टेट में, तो फिर हम लोग गैस क्यों नहीं यूज करते हैं थर्मोमीटर में, लिक्विड ही क्यों यूज करते हैं? इस वजह से यूज नहीं करते हैं क्योंकि गैस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में फिल करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन लिक्विड फिल करना बहुत ही आसान टास्क है। कोई भी प्योर गैस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में डालना बहुत ही टीडियस टास्क है, लेकिन लिक्विड को डालना बहुत ही आसान टास्क है। इस वजह से लिक्विड प्रीफर किया जाता है। और लिक्विड में मरकरी को प्रीफर किया जाता है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करती है वो जो अभी मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, कोई डाउट पूछ रहा था कोई? र्यूमर स्केल आर, र्यूमर आर, टी -0 बाई 100 -0, ये सेल्सियस का हो गया। केल्विन का हो गया K -273 बाई 373 -273, ये केल्विन का हो गया। फ़ारेनहाइट का F -32 बाई 212 -32, और लास्ट में र्यूमर का हो गया R -0 बाई 80 -0। इससे कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या चीज? ये स्केल में, स्केल में इसकी जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट कन्वर्जन है किसी भी फॉर्मूले में, मतलब किसी भी लिक्विड के लिए लगाया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे वाटर एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया है, वैसे ही तुम कोई और भी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो। मरकरी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चारों स्केल में अगर तुम्हें पता है, लोअर पॉइंट एंड हायर पॉइंट, तो तुम उनका भी यूज कर सकते हो। रेजिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर जो है तीन तरीके से हो सकता है, कंडक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड। कंडक्शन मेथड में एक ही फॉर्मूला चलता है जो कि चलता है dq by dt is equal to ka by l T1 minus T2, and this dq by dt flows from higher temperature to lower temperature. So यही लॉ वहां पे चलता है, और इस वजह से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जब ये फ्लो होता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये एनालोगस टू करंट इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है और उसके बीच में एक रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से यहां पे भी ये ओम्स लॉ को फॉलो करता हुआ दिखता है अपने को। dq by dt is equal to ka by l T1 minus T2. So this is your current I, this is your voltage delta V, and this is your R. So R is equal to L upon K, where K is called thermal conductivity, A is area of cross section, and L is the length of the that conductor या जो भी एलिमेंट है। सो इस वजह से यहां पे करंट की जो भी तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो सारी चीजें वैलिड होंगी। सीरीज कनेक्शन I1 प्लस I2, यहां पे भी dq by dt1 प्लस dq by dt2 हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन I1 प्लस I2 ऐसे डिवाइड हो जाता है, उसी तरीके से यहां पे भी देखने को मिलेगा। KCL, KVL, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो भी चीज तुमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो सारी चीजें यहां पे वैलिड होंगी। मतलब यहां पे अगर मैंने 5 रॉड लगा दिए और व्हीटस्टोन बना दिया उससे, और R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R3 इंटू R4, वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो बीच वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब बीच वाले में कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं होगा। करंट की सारी प्रॉपर्टी यहां पे फॉलो होगी जो भी तुमने करंट से रिलेटेड पढ़ा है।
दैट्स व्हाई इट इज एनालोगस टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये। सो उसके बाद नंबर आता है तुम्हारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस डेफिनेशन वाइज तुमको यहां पे पता होना चाहिए कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन में बेसिकली हीट का ही ट्रांसफर होता है, बट यहां पे एक्चुअल में तुम्हारा जो मैटर है वो फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर जब बॉयल होता है तो नीचे का पानी ऊपर जाता है, ऊपर का पानी नीचे होता है, उसी सर्कुलेशन में बॉइलिंग होती है। कंडक्शन जब हो रहा होता है तो कोई मैटर का फ्लो नहीं होता है, पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही रहते हैं और वो वाइब्रेट करते हुए हीट को या एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। सो ये कन्वेक्शन और कंडक्शन का डिफरेंस है। बाकी रेडिएशन में अगर आए तो रेडिएशन जो है ये तुम्हारे पूरा प्रॉपरली सिलेबस में, जिसमें कि बहुत सारे यहां पे तुमने लॉज पढ़े हैं। जैसे कि सबसे पहला लॉ जो है वो प्रिवोस्ट लॉ। प्रिवोस्ट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? प्रिवोस्ट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? प्रिवोस्ट लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी टेम्परेचर पे है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएशन वो बताता है। और फिर साथ ही साथ यहां पे लॉ ये भी बताता है कि अगर इसको किसी सराउंडिंग में डालोगे जो कि इससे टेम्परेचर अलग, किसी अलग टेम्परेचर पे, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा। सो एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज। इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और अगर एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी एब्जॉर्प्शन से अगर ज्यादा हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर घटेगा। ये प्रिवोस्ट लॉ के अंदर है। फिर उसके बाद इमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशंस। अगर कोई यहां पे बॉडी है, तुमने यहां पे रेडिएशन डाला या लाइट डाला, तो इस लाइट के साथ तीन चीजें हो सकती है। या तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, या तो ये ऑब्जर्व कर जाएगा, या तो ऑब्जर्व करने के बाद थोड़ा सा इमिट भी हो जाएगा। सो तीन केसेस हो सकते हैं यहां पे। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड, ये एब्जॉर्ब्ड और ये ट्रांसमिटेड। सो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं I इज इक्वल टू R प्लस A प्लस T। सो ये है Q इंसिडेंट, Q रिफ्लेक्टेड, Q एब्जॉर्ब्ड एंड Q ट्रांसमिटेड। सो QI को अंदर नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा QR बाई QI प्लस QA बाई QI प्लस Q2 बाई QI। सो इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्टिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या एब्जॉर्बिविटी, और इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या फिर ट्रांसमिटिविटी। इन तीनों का सम 1 के बराबर होता है इस ऑब्जेक्ट के लिए। इसी के जैसा अगला जो आता है वो तुम्हारा आता है इमिसिविटी। इमिसिविटी तुम्हारा होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी एट दैट सेम टेम्परेचर। ये इमिसिविटी एक्सप्लेन करता है। तो ये वाला हटा रहा हूं मैं। इमिसिविटी जो है, इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट टेम्परेचर T बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T। सो ब्लैक बॉडी का इमिसिविटी जो है 1 के बराबर होता है। जितना एनर्जी जो है ब्लैक बॉडी एमिट कर सकता है उतना ही बॉडी वो एमिट करता है। सो ये चारों कोफिशिएंट्स अलग अलग है। किरचॉफ लॉ यहां पे ये एक्सप्लेन करता है कि E की वैल्यू A के बराबर हो जाती है अगर बॉडी जो है, अगर वो ब्लैक बॉडी है, मतलब जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा अगर बॉडी ब्लैक बॉडी है तो E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाता है। सो ये किरचॉफ लॉ है। उसके बाद इमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की अगर हम बात करें तो इमिसिव पावर होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, एनर्जी या पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, ये होता है इमिसिव पावर। और जो तुम्हारा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होता है ये होता है पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ। सो इमिसिव पावर जो है ये होता है dq बाई dt इंटू DA, पावर पर यूनिट एरिया। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होता है dq बाई dt इंटू DA इंटू डी लैम्डा। ये होता है तुम्हारा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। हर छोटे वेवलेंथ में कितना इमिसिव पावर है वो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को एक्सप्लेन करता है। सो ये कुछ कॉमन टर्म्स है जो यहां पे यूज होते हैं।
फिर उसके बाद विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ इज लैम्डा इंटू टी इज कांस्टेंट, और उसका डायग्राम। और लास्ट में स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो ये जो चीजें हैं ये कूलिंग को एक्सप्लेन करता है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बोल्ट्जमैन लॉ जो है ये एक्सप्लेन करता है कि डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4, और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो होता है माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट, वे टी इज योर जनरल टेम्परेचर एंड टी नॉट इज योर सराउंडिंग टेम्परेचर। सो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वो जो कांस्टेंट के होता है वो स्टीफन लॉ के यूज से निकाला जा सकता है। और लास्ट में तुम्हारा सोलर कांस्टेंट का टर्म। सोलर कांस्टेंट बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया बाय सोलर मींस सन, जो अर्थ रिसीव करता है। इसकी वैल्यू जो होती है ये 1388 के बराबर होती है एसआई यूनिट्स। सो ये बेसिकली ओवरऑल तुम्हारा रेडिएशन और कंडक्शन के बारे में ये सारी चीजें तुमने पढ़ी होगी इसके बारे में। सो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसी पे सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आज की क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। कौन सा वाला केस? तो एनर्जी बॉडी ज्यादा रिलीज कर देगी और एब्जॉर्ब कम करेगी, तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। 10 जूल मान लो एनर्जी अगर बॉडी रिलीज कर रही है, और एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रही है 5 ही जूल कर रही है, तो 5-5 जूल से एनर्जी कम होते जा रही है बॉडी में। तो 5-5 जूल अगर एनर्जी कम हो रही है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? किससे नहीं हुआ? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। सो मेटल बॉल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.5 एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड ऑन अ लार्ज स्लैब ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक बॉल है जिसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। So when the ball's temperature becomes 0 degree Celsius, then half of the ball sinks in the ice. तो किसी टेम्परेचर T पे रखा गया और फाइनली आइस में कांटेक्ट के साथ आते आते 0 डिग्री हो गया। लेकिन जब वो 0 डिग्री पे पहुंच रहा है तो आधा बॉल जो है सिंक कर जा रहा है। Then the initial temperature of the ball is, तो जब आधा बॉल सिंक हो रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका mg इसके बायनेंसी फोर्स के बराबर होगा? बॉडी फ्लोट करने लगेगा ना, बॉडी फ्लोट करने लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि रो लिक्विड v सबमर्ज इंटू जी इज इक्वल टू mg रो ऑब्जेक्ट v इंटू जी। vs की वैल्यू v/2 हो जाएगी, vs की वैल्यू v/2 हो जाएगी ना। और क्या ये कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 4.5 है। सबसे पहला इक्वेशन तो ये ले लो। अब दूसरा इक्वेशन, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के हेल्प से रो एल और रो नॉट यहां पे वैल्यू रख दिया जाएगा, ठीक है। इससे आई थिंक कुछ नहीं मिलेगा, हाँ इससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पहला रिलेशन ये आएगा। दूसरा रिलेशन, अब दूसरा रिलेशन ये होगा कि ये जो वीएस आ रहा है, वी सबमर्ज्ड, ये इसके एनर्जी ट्रांसफर की वजह से आ रहा है। जो मेटल बॉल जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, वही एनर्जी ट्रांसफर की वजह से आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी बॉल ट्रांसफर कर रहा है वो है एम एस बॉल इंटू डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, और ये कन्वर्ट हो रहा है आइस से, यही कन्वर्ट करवा रहा है आइस को वाटर में, मतलब एम आइस इंटू लेटेंट हीट। सो मास ऑफ बॉल ये हो जाएगा रो ऑब्जेक्ट इंटू वी ऑब्जेक्ट इंटू specific heat of ball into delta t that is t minus 0 is equal to mass of ice that is rho l into v submerged into l। ये हो जाएगा। तो ये और ये फैक्टर कट गया इसकी वजह से, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कट गया इस रिलेशन से। एस बी पता है, एल पता है, टी की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया। एम मास को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए पी वाट का पावर चाहिए और टी टाइम तक सप्लाई नहीं हुआ तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब सॉलिड में अगर पी इंटू टी एनर्जी दे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टे प्रोसेस में सोचे तो एम मास में लगातार मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और जैसे ही एनर्जी कट किया टी टाइम में सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो टी टाइम तक अगर मैं एनर्जी देता रहूंगा तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो P इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू एल, फेज चेंज हो रहा है क्योंकि एल की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, इसका मतलब क्या होता है? 1.1 प्लस 0.02 kg हो गया नेट मास। इसको मास कंसिडर करते हुए अब टेम्परेचर इंक्रीज करवाना। सो एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो जाएगा एम इंटू एल, हीट जो रिलीज कर रहा है वो इज इक्वल टू हीट जो गेन कर रहा है वो, इन दोनों को इक्वेट कर देना। तो रिलेशन क्या मिलेगा? ये 15 डिग्री पे है इनिशियली और इसको भेजना है 80 डिग्री पे ना। सो 1.1 प्लस 0.02 इंटू एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, दैट इज 100 माइनस 15, नहीं ये कितना है 80 माइनस 15। ये इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तभी इसकी टेम्परेचर बढ़ रही है। ये एनर्जी कहां से आ रहा है? स्टीम से आ रहा है। तो स्टीम से आ रहा है तो वो हो जाएगा m इंटू एल। अब एक चीज यहां पे और ध्यान रखना है कि ये जो स्टीम है जो कन्वर्ट हो रहा है इसका खुद का भी टेम्परेचर तो 80 डिग्री तक पहुंच रहा होगा। इसका खुद का टेम्परेचर भी तो 80 तक पहुंच रहा होगा ना, लॉ ऑफ मिक्सचर। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे एक एम एस डेल्टा टी और आएगा इसकी वजह से। सो एम एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी दैट इज 100 माइनस 80। ये वाला फैक्टर भी जोड़ना पड़ेगा तुमको यहां पे, क्योंकि स्टीम लिया तुमने 100 डिग्री पे, वो फेज चेंज हुआ तो फेज चेंज की वजह से एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन लॉ ऑफ मिक्सचर ये भी बताता है ना कि अगर तुम स्टील वाटर में डालोगे तो सबका फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा, सबका फाइनल टेम्परेचर 80 पे पहुंचना चाहिए। तो स्टीम का भी 80 पे पहुंचना चाहिए, तो स्टीम का भी 80 पे पहुंचा दिया। सो इस एनर्जी में से एक हिस्सा इसके लिए भी बचेगा और एक हिस्सा इसके लिए भी जाएगा। अब कैलकुलेट करो, एम की वैल्यू मिलेगी तुम्हें। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये आता है शायद, क्या आता है 0.26 आता है ना? नहीं, थर्ड का आंसर 0.13 आएगा। कैलकुलेट कर लेना, एस डब्ल्यू की वैल्यू डाल देना 1, एल की वैल्यू 540 किलो कैलोरी में, यहां 1 540 एम की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। एम तो बदलने नहीं वाला, रेडियस होगा, रेडियस स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा ये, बाकी सब कांस्टेंट होगा। सो आई डैश की वैल्यू हो जाएगी एम आर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, यही हो जाएगा। सो यहां पे अब बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन होता है 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एन एक्स मतलब ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है ना? तो आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज कितना होगा? चेंज पूछा है तो चेंज होगा आई डैश माइनस आई
तो आई डैश माइनस आई कितना हो गया, एम आर स्क्वायर इंटू 2 अल्फा डेल्टा टीटा, क्योंकि एम आर स्क्वायर कट जाएगा। अब एम आर स्क्वायर क्या है, आई, सो 2i अल्फा डेल्टा टीटा, ऑप्शन सी आ जाएगा। हाँ हाँ, एनर्जी रिलीज में ही है, उल्टा ही करके तो लिखा था, उल्टा कर लेना फिर, मैंने उल्टा करके ही वो वहां पे डाला था। मतलब एक तरफ हीट रिलीज होगा और उसी से वो होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया, हो गया ये। सो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, फिफ्थ कहां गया, फिफ्थ वाला स्किप हो गया शायद, चलो मैं यहीं पे बता देता हूं। सो दो रॉड्स हैं L1 और L2, जिसका कोफिशिएंट जो है अल्फा 1 और अल्फा 2 है, इसका इक्विवेलेंट कोफिशिएंट चाहिए। इक्विवेलेंट कोफिशिएंट मतलब इन दोनों रॉड्स की जगह पे एक सिंगल रॉड चाहिए। सिंगल रॉड का लेंथ L1 प्लस L2 हो जाएगा और अल्फा अल्फा इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जितना लेंथ चेंज इसमें होगा, क्या उतना ही लेंथ चेंज इसमें भी होगा? जितना लेंथ चेंज ऊपर में वाले में होगा दोनों का मिला करके, उतना ही लेंथ चेंज नीचे वाले में भी होगा। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि L1 प्लस 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी। डेल्टा टी कट गया, अल्फा इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी, L1 प्लस L2 भी कट जाएगा। सो यहां से मिलेगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अल्फा इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट यही था कि जितना लेंथ चेंज इस दोनों में है उतना ही लेंथ चेंज इसमें भी होगा, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट चाहिए फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस के लिए, प्रेशर कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मैं लिख सकता हूं, पीडीवी इक्वल टू एनआर डीटी। पीडीवी इक्वल टू एनआर डीटी सबसे पहला रिलेशन। अब वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो होता है वी नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी 1 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इधर लाओ तो v माइनस वी नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। तो क्या ये dv बाई वी ही लिखा हुआ है इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, और डेल्टा टी को भी मैं dt लिख सकता हूं छोटे चेंजेस के लिए। इसको dv लिख दिया, इसको v लिख दिया और इसको dt लिख दिया। dv बाई dt की वैल्यू ऊपर से उठा के इधर डाल दो, तो dv बाई dt की वैल्यू हो जाएगी nr बाई p, मतलब ये हो जाएगा nr बाई pv इज इक्वल टू गामा। सो गामा की वैल्यू क्या हो गई, nr बाई pv का वैल्यू nrt, आइडियल गैस इक्वेशन, nr कट गया, गामा की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई टी, ऑप्शन सी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। नहीं, इनवर्सली दोनों ऑप्शंस हैं फिर। अगर याद है तो ठीक है और याद नहीं है तो ऐसे ही निकालते हैं। नहीं, वो रिलेशन सही नहीं है। गामा डेल्टा टी का यूनिट भले ही टेम्परेचर रिवर्स है
बट कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो। अगर मैं यहां पे कांस्टेंट प्रेशर की जगह पे कांस्टेंट वॉल्यूम ले आऊं तो फैक्टर कुछ और आएगा। फिर फैक्टर की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट 6 तक हो गया ना। 7th इसको हटाऊं मैं। 7th कौन सा है? सब इधर उधर कर दिया गया इसने। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो वर्टिकल ट्यूब वाला है। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2 वर्टिकल ट्यूब्स विद लिक्विड आर कनेक्टेड एट द लोअर एंड्स बाय अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब। One tube is surrounded by a bath containing ice and water at 0 degree Celsius and other by hot water at T degree Celsius. एक तरफ 0 डिग्री है, एक तरफ T डिग्री है। डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज डेल्टा H एंड द हाइट ऑफ कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज H0। राइट साइड वाला भी अगर 0 पे होता तो दोनों में हाइट H0 होता। अब राइट साइड वाले को 0 से T डिग्री कर दिया तो H0 से H0 प्लस डेल्टा H हो गया। तो कितना लीनियर एक्सपेंशन आया? वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन चाहिए। V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा T होता है। सो वॉल्यूम जो होगा क्या A इंटू नया लेंथ होगा और V नॉट A इंटू पुराना लेंथ 1 प्लस गामा डेल्टा T। एरिया तो चेंज नहीं हो रहा ना ट्यूब की वजह से, इसलिए एरिया कट गया। अब नया लेंथ क्या है? नया लेंथ H0 प्लस डेल्टा H। पुराना लेंथ क्या है? H 1 प्लस गामा डेल्टा T। तो क्या ये H और ये H कट गया? सो गामा की वैल्यू कितनी हो गई? डेल्टा H बाई, ये इधर ले आओ, H0 डेल्टा T। बस ये तुम्हारा गामा का आंसर हो जाएगा। डेल्टा T की वैल्यू T दे रखी है, T माइनस 0। सो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। चलो डिस्कस करते हैं। अरे डिस्कशन में कहां पहुंचे थे? हाँ तो अगला 9th 8 करना था। हाँ बताओ, ये पिक्चर वाला सवाल ना? हाँ ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो उस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि अ पिक्चर कंटेन्स 20 kg ऑफ वाटर। तो इसमें 20 किलो पानी भरा हुआ है, ठीक है। 0.5 ग्राम ऑफ वाटर कम्स आउट ऑन द सर्फेस ऑफ द पिक्चर every second through the pores and gets evaporated taking energy from the remaining water। तो हर 1 घंटे में 0.5 ग्राम पानी जो है इवेपोरेट हो जा रहा है यहां से, और जो इवेपोरेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यही सप्लाई कर रहा है अंदर का पानी, ठीक है। अब कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट टाइम इन विच द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 जो भी टेम्परेचर है वहां से 5 डिग्री घट जाना चाहिए, उसके लिए टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पे जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है ये एनर्जी जो लिक्विड फॉर्म में ही सप्लाई कर रहा है, इसको लिक्विड फॉर्म में ही रह के सप्लाई कर रहा है ना। तो यहां पे एनर्जी सप्लाई जो है एम एस डेल्टा टी लिख सकते हैं, ये जो लिक्विड सप्लाई कर रहा है। अब ये जो एनर्जी मिल रहा है यही एनर्जी इस पोर्स वाले वाटर को इवापोरेट करा रहा है। इवापोरेट करा रहा है मतलब क्या हम उसके लिए बोल सकते हैं कि वो 0.5 ग्राम बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट इंटू टाइम के बराबर है। 0.5 ग्राम हर 1 घंटे में, तो टी टाइम में इतना मास, टोटल मास इंटू लेटेंट हीट, यही तुम्हारा कन्वर्जन हो रहा है इवापोरेशन का। समझ में आया? ये एनर्जी 20 किलो वाले से मिली, मास इंटू टाइम से टोटल मास निकल गया जो कि इवापोरेट हो रहा है। सो टोटल मास इंटू लेटेंट हीट, ये टोटल एनर्जी, ये एनर्जी इसी से मिल रही है। बस
टाइम की वैल्यू आ जाएगी, सारे वैल्यूज दे रखे हैं। ये m की वैल्यू 20 किलो मान सकते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा करके ये इवेपोरेट हो रहा है, 1-2 ग्राम कम भी हो जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता इसको। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है 1 किलो कैलोरी होता है, डेल्टा टी की वैल्यू 5 है, लेटेंट हीट की वैल्यू जो है वो 540 है, इनटू टाइम, टी की वैल्यू आ जाएगी यहां से। ये जो भी वैल्यू आएगी ये तुम्हारा सेकेंड्स में आएगा। हाँ, 370 सेकेंड के आसपास आएगा, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में आंसर चाहिए, 6 मिनट के आसपास आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, इन्होंने एसआई यूनिट में सब कुछ रखा है, ये रखो तुम 4200, ये रखो 4200, और ये जो तुम्हारा ये है 1 है, ये इन्होंने दिया है। अच्छा, हाँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4200, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2.27 इंटू 10⁻⁶। अब यहां से सारे एसआई यूनिट्स में टी की वैल्यू सेकंड में आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा पिक्चर का। सो अगला बताओ 9th। अब 9th वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है, 59 किलो वाट वाटर जो है, किलो वाट जो है वाटर हीटर में भेजा जा रहा है टू रेज 150 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 21 टू 38 डिग्री सेल्सियस। तो कितने मिनट में हो रहा है? सो एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा। एम की जो वैल्यू है वो इस 150 लीटर से मिल जाएगी। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1 मीटर 150 लीटर में कितना मीटर क्यूब? 150 बाई 1000, इतना मीटर क्यूब पानी। तो इसका कितना मास? इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, इतना हो गया मास का वैल्यू। सो मास इनटू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट है, इसको ऐसा यूनिट में रखना है ना अपने को, तो ये ऊपर वाला वैल्यू डाल सकते हैं 4200 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी हो जाएगा 17। सो एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, सो 59,000 इंटू टाइम, टी की वैल्यू आ जाएगी। ये टी जो आएगा वो सेकंड में आएगा, अब इसको फिर से मिनट में कन्वर्ट कर लेना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, डिफरेंशियल फॉर्म यहां पे यूज करना है। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे रखी है 0.2 प्लस 0.16 टी प्लस 0.24 टी स्क्वायर, where T in degree Celsius and C is in calorie per gram per Kelvin. So energy required to raise temperature of 2 gram from 0 to 5 degree Celsius. इसको हटा रहा हूं मैं। So dq की वैल्यू जो होगी वो होगी ms dt डिफरेंशियल फॉर्म में। So मास को ऐसे रहने दो और s की जगह पर रख दो 0.2 प्लस 0.16 t प्लस 0.24 टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? 0 से 5, 0 से 5 डाल दो और ये m की वैल्यू 2 ग्राम रख दो, बस आंसर मिल जाएगा कैलोरीज में। ठीक है, अगला 10 तक हो गया था ना, अब इसके बाद 18 से। अब आगे वाले क्वेश्चन जो है तुम्हारे 10th के आगे वाले जो क्वेश्चन है ये भी इसी टाइप से हैं, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के ऊपर ही बेस्ड है। कुछ थर्मल एक्सपेंशन के भी क्वेश्चंस होंगे। चलो ठीक है, मैं अभी टिक करा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, पहले इधर वाला डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले क्वेश्चन नंबर 18 वाला हो गया। केसीएल लगाना है, यहां पे केसीएल लगाना है, ये वाला पॉइंट 0 डिग्री पे है, इसको टी मान लो, ये 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है।
सो यहां से आने वाला करंट, यहां से आने वाला करंट और यहां से आने वाला करंट, इन तीनों का सम 0 के बराबर होगा केसीएल में। सो इधर से इधर करंट जा रहा है, ये हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी के ए बाई एल इंटू 0 माइनस टी I1 प्लस I2 के ए बाई एल 90 माइनस टी प्लस I3 के ए बाई एल 90 माइनस टी इज इक्वल टू 0। डी क्यू बाई डी टी ही I1 I2 I3 होता है, वही लिखा है मैंने, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर। सॉल्व कर लो, टी की वैल्यू आ जाएगी, के बाई एल हट जाएगा, 3t इज इक्वल टू 180, टी की वैल्यू 60 आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि देयर इज अ आइस, आइस जो है यहां पे फॉर्म हो रहा है विथ एबव एयर -5 डिग्री सेल्सियस, ऊपर का जो हवा का टेम्परेचर है वो -5 है, और एक टी थिकनेस का लेयर यहां पे बन रहा है, और बॉटम ऑफ द पॉन्ड जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है। टोटल लेंथ जो है ये दे रखा है तुम्हें 1.4 मीटर के बराबर है, ये टोटल लेंथ है। सो अपने को पूछा जा रहा है कि टी की क्या वैल्यू है, बाकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस और वाटर जो है दे रखी है, तुम्हें टी की वैल्यू पता करनी है। टी की वैल्यू पता करनी है, अपने को एक चीज और यहां पे पता है कि ये जो लेयर है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस है यहां पे। तो सो जो करंट यहां से एंटर करेगा वही करंट यहां से एग्जिट करेगा। इस पार्ट में जो भी करंट है जो एंट्री हो रही है वही करंट यहां से एग्जिट करेगा। सो यहां वाला करंट जो होगा वो हो जाएगा यहां का थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि कितना दे रखा है वाटर का 0.12। सो 0.12 इंटू एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा ये 1.4 माइनस टी इंटू हायर माइनस लोअर, मतलब 4 माइनस 0 इज इक्वल टू यहां का करंट, दैट इज ये कितना है 0.4 इंटू एरिया बाई टी इंटू -5 माइनस 0। एरिया एरिया काट दो, एरिया तो बराबर ही है, एरिया एरिया कट गया, सॉल्व कर लो उसको, टी की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करंट, करंट हर जगह पे लगाना है एकदम, जहां तुम्हारा कंडक्शन हो रहा है वहां पे एकदम करंट के कॉन्सेप्ट एकदम डालना है, कुछ ना हिट करे, करंट का कॉन्सेप्ट हिट कराओ। तो करंट यहां का बराबर यहां का, बस बराबर कर दिया, हायर से लोअर। हायर से लोअर, हाँ उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 0 माइनस -5 हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूं, कौन सा है ये 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में वो जो के आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, उसमें वो जो के होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, उस के की वैल्यू होती है 4e सिग्मा टी क्यूब बाई एम एस। ई होता है एमिसिविटी, सिग्मा आता है स्टीफन कांस्टेंट, टी होता है तुम्हारा टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर पे वो, और एम जो होता है वो मास होता है, मास ऑफ द बॉडी, एस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। सो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ये स्टीफन लॉ से आता है ये रिलेशन। तो किसका मास ज्यादा होगा, दोनों का सरफेस एरिया सेम है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। सो यहां से अपन देख सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है कितना हो गया, ये 4 ते 12, लगभग लगभग √2r के आसपास है, लगभग लगभग। अच्छा
छोड़ो, तुम लोग यहां पे बस इतना लिख लो, ये क्वेश्चन एक्चुअली में टेस्ट का डिस्कस हो रहा है, हो गया है, तब भी आंसर अभी थोड़ी ना निकाल पाओगे, तुम बस ये नोट कर लो, तब भी नहीं आ पाएगा, अरे तब भी नहीं आ पाएगा, तुम बस ये नोट करो, ये नहीं हो पाएगा तुम लोग से। चलो एनीवे 28 डिस्कस करते हैं अब, जो यहां पे 28 है। टू अपोजिट फेसेज वाला क्वेश्चन है ना ये, हाँ ये हो गया। डी क्यू बाई डी टी इंटू टाइम, ये एम एल के बराबर करना है, हो जाएगा ना ये, बताओ भाई। जो द टू अपोजिट फेसेस जो है क्यूबिकल पीस वाला, जिसमें एक साइड टेम्परेचर 100 है और एक साइड टेम्परेचर 0 है, वहां से डी क्यू बाई डी टी निकाला जा सकता है, के ए 100 माइनस 0 बाई एल, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करें तो वही एनर्जी जो है आइस को वाटर कन्वर्ट कराने में जा रही है, तो वो मास इंटू लेटेंट हीट के बराबर हो जाएगा, तो मास ऑफ आइस पता चल जाएगा। सारे सभी को एसआई यूनिट्स में रखना, बस एल की वैल्यू जो है वो भी एसआई यूनिट्स में रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये भी वैसा ही है, सेम कॉन्सेप्ट है, आइस जो है फिर से यहां पे वाटर में मेल्ट हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी इंटू टाइम इज इक्वल टू एम इंटू एल, सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है ये। क्वेश्चन का लैंग्वेज कैच करो, क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्या है, टॉप पॉइंट पे जो थर्मोफ्लास्क है उससे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, तो रिलीज हो रही है, आउटसाइड टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, तो इस हाँ तो रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होते जाएगा, आइस जो है वाटर में तुम्हारा कन्वर्ट होते जाएगा, तो एम एस डेल्टा टी को तुम एम इंटू एल के बराबर कर दो, सारी वैल्यूज दे रखी है, एम दे रखा है, एस दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, एक मिनट थर्मल कंडक्टिविटी के टर्म्स में ये के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ये होगा एम इंटू एल के बराबर। अब के दे रखा है, एरिया दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, लेंथ दे रखा है कॉर्क का, मास निकालना है, लेटेंट हीट पता है, मास ऑफ आइस पता चल जाएगा, इसको बस साथ में टी से मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये टोटल एनर्जी तुमको पता चल सके। ये थर्मोफ्लास्क का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, तो रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा गया है, मतलब I1 बाई I2 की वैल्यू पूछी गई है, पैरेलल कनेक्शन है, एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है, तो I1 अपॉन I2 क्या होगा, बताओ भाई। दो पैरेलल अगर रेजिस्टेंस है R1 और R2, उसमें अपन को अगर करंट निकालना I1 और I2, तो उनका रेशियो क्या होगा। पैरेलल कनेक्शन में करंट रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, पैरेलल कनेक्शन में वो तो R इक्विवेलेंट हो गया, करंट कैसे डिपेंड करता है, तो डिवाइड होता है, तो कैसे रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब जिसमें कम रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा करंट, तो यही होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो I1 बाई I2 जो होगा वो R2 बाई R1 हो जाएगा। R2 की वैल्यू क्या है, R2 ऊपर वाले का रेजिस्टेंस, क्या है, के ए बाई पाई आर, लेंथ पाई आर उसका, और नीचे वाले का, एक मिनट ये उल्टा है, L अपॉन के ए, मतलब पाई आर अपॉन के ए, और नीचे वाले का 2R अपॉन के ए, सो के ए कट गया और R कट गया, इसका मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 2, सो I1 बाई I2 की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें पाई बाई 2 के बराबर, तो I2 अपॉन I1 होगा, फिर क्वेश्चन देख लो, I2 अपॉन I1 जो भी होगा,
सेमी सर्कुलर रॉड, टू स्ट्रेट रॉड है, हाँ, तो I2/I1 की वैल्यू पूछी गई है। I2/I1 जो होगा वो 2/पाई हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर है वो, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला, हाँ 23rd कर लोगे ना ये, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ लेना इसको करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, सो 24th में यहां पे बोला गया है कि एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, और उसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर है। अंदर वाला टेम्परेचर कुछ अलग पे है और बाहर वाला जो है कुछ अलग टेम्परेचर पे है, ये तुमको बोल रखा है। अब इसके बाद बोला गया है कि दोनों का इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो 4K1 प्लस 5K2/9 है। देन R1:R2 तुमको बताना है, आउटर रेडियस टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यही पूछा गया ना। तो यहां पे ये देखो, अगर ये अलग टेम्परेचर पे और ये अलग टेम्परेचर पे है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में क्या ये दोनों सिलेंडर पैरेलली कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्शन में है ये दोनों, देखो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे R इक्विवेलेंट जो होगा वो जाएगा R1:R2 प्लस R2, R इक्विवेलेंट हो जाएगा ना R1:R2 प्लस R2। सो R1:R2 की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, और यहां पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करो। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या पुट करोगे? L/A इंटू K इक्विवेलेंट। R1 की वैल्यू L/K1 इंटू A प्लस, और R2 की वैल्यू L/K2 इंटू A। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ मैच करके देख लो, एरिया की वैल्यू पुट करते के साथ रेशियो मिल जाएगा तुम्हें। रेजिस्टेंस जो होता है वो L/K के बराबर होता है। इस एरिया में छुपा हुआ है ना इनका वैल्यू, तो रेडियस ऑफ 1 बाय रेडियस ऑफ 2 का वैल्यू मिल जाएगा, यहां पे वैल्यूज पुट कर देना बस। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बताओ। 24th थर्मोमीटर वाला क्वेश्चन, हाँ 24th वाला क्वेश्चन हो गया ये थर्मामीटर वाला। तो फाइनल टेम्परेचर दोनों का बराबर क्यों होगा? फाइनल टेम्परेचर दोनों का बराबर क्यों होगा? सैचुरेट कर जाएगा एक पॉइंट के बाद। सैचुरेट इस वजह से कर जाएगा क्योंकि दोनों एक ही एटमॉस्फेयर में प्लेस्ड है। एक ही सोर्स से आ रहा है वो ठीक है, लेकिन एक ही एटमॉस्फेयर में भी है। एटमॉस्फेयर में मतलब फाइनल जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो सेम टेम्परेचर पे ही बनेगा, इस वजह से फाइनल टेम्परेचर दोनों में बराबर होगा। लेकिन ए में जल्दी राइज करेगा क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, ब्लैक पेंटेड है, वो सारा का सारा एब्जॉर्व कर लेगा, वो थोड़ा सा भी डलेगा उस पर पूरा ही एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं ये है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, तो 26th वाला हुआ। सो यहां पे सन है और यहां पे एक छोटा सा प्लैनेट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो d है। सन जो है वो टेम्परेचर T0 पे है और इसका रेडियस जो है r है। अब बोला यह जा रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच दिस प्लैनेट रेडिएट्स। ठीक है, तो यहां से जो भी पावर निकल रहा है वो हर एक डायरेक्शन में फैल रहा है।
उसके एक डायरेक्शन में प्लैनेट है, उसके एक डायरेक्शन में प्लैनेट है, बाकी इस सन की एनर्जी तो हर एक डायरेक्शन में फैल रही है। तो नेट पावर अगर हम इसका निकाले तो वो हम स्टीफेंस लॉ से दे सकते हैं, दैट इज सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी नॉट रेस्ट पावर 4, ये नेट पावर है। तो जो पावर उस पे लैंड हो रही है प्लैनेट पे, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है और इसका टेम्परेचर टी है। तो जो जो इस पे गिरेगा सिर्फ एक साइड से गिर रहा है, एक साइड से, मतलब यहां पे ये जो एरिया जो है जो इसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है वो एक सर्कल का एरिया आ रहा है। यहां पे ध्यान रखें, जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्लैनेट का एरिया इसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है वो एक सर्कल का एरिया आ रहा है, इसका पूरा पूरा सरफेस एरिया नहीं आ रहा है, इसका पूरा पूरा सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो सोच के देखो, इधर से हर एक डायरेक्शन से एनर्जी जा रही है, यहां से यहां से यहां से, तो एक सर्कल ही है ना जो इस पूरे पूरे एनर्जी को कैप्चर कर रही होगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस पे जो पावर पड़ रहा है वो पावर की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी नॉट रेज टू पावर 4 बाई डी की वजह से 4 पाई डी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। नेट पावर है, ये पूरे हर एक डायरेक्शन में फैल रहा है, उसके एक डायरेक्शन में ये पॉइंट है। तो पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया उधर की तरफ जा रहा है और उसमें जो एरिया इन्फ्लुएंस हो रहा है वो एक सर्कल का एरिया हो रहा है, मतलब पाई आर स्क्वायर। पावर पर यूनिट एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पावर उस पर पड़ रहा है। सो इस पावर को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी डैश पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई डी स्क्वायर टी नॉट पावर 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। टी डैश की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, सिग्मा से सिग्मा कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, पाई से पाई कटा, सो टी डैश पावर 4 ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई डी स्क्वायर टी नॉट पावर 4 बाई 4। सो T1 की ये टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, टी डैश की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर बाई 2d इंटू टी नॉट। ये तुम्हारा हो जाएगा टेम्परेचर जिससे कि रेडिएशन हो रही होगी। सो दो कॉन्सेप्ट यहां पे थे, एक तो पावर का कॉन्सेप्ट और दूसरा कितना एरिया प्रोजेक्ट हो रहा है इसका जो कि इसका पावर कैप्चर कर रहा है, वो है ये पावर। स्टीफेंस लॉ लगा दो, आंसर मिल जाएगा। अब इसके आगे के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो है तुम्हारे न्यूटन्स लॉज पे, न्यूटन्स लॉज, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इसके ऊपर है, और इमिसिविटी से रिलेटेड 1-2 सवाल है। ठीक है, तो वो वाले सवाल जो है डायरेक्ट सवाल ही है, ज्यादा तुम्हारे डिफिकल्ट नहीं है, इधर वाले कर लोगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं मार्क करवा दे रहा हूं, वो तुम मार्क कर लो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 15, 15, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, 14, 15, 31, 32, 33। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, अराउंड 20-22 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बाकी के क्वेश्चन जो है वो कर लेना तुम लोग। ठीक है, सो क्लास यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स के साथ, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है।